Just going to tell you the second poem, Ode on Solitudes. फ्रेंड्स, हम लोग पेनोरमा का पोएम नंबर 1 पिछली क्लास में किए थे और उस पोएम का नाम था गॉड मेड द कंट्री। आज हम लोग एक दूसरा पोएम करेंगे। उस पोएम का नाम होगा ऑड ऑन सॉलिट्यूड्स। ये बहुत ही अच्छा पोएम है। ये एक ओड है, इसको हम लोग ओड कहते हैं। ओड एक तरह का पोएम होता है। हमने पहले बताया था कि पोएम का काइंड होता है सोनेट, बैलेड, मेटाफोरिकल, मेटाफिजिकल, वर्सियल्स, हिम्स एंड ओड। तो ये ओड है। इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप लंदन ब्रिटेन का एक बहुत अच्छा रोमांटिसिज्म का पोएटिक पोएट है, जिसका एक अच्छा नाम है। इसने रेप ऑफ द लॉक एक थीम लिखा था, एक फिक्शन लिखा था, और इसी ने लिखा है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन, एकांतवासी, अकेली जिंदगी, तन्हाइयां, उसको सॉलिट्यूड कहते हैं। तो ओड का 2-3 मतलब होता है। ओड का एक मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का गुणगान करना, किसी के गुण को इंडिकेट करना, एम्फसाइज करना, ओड कहलाता है। या ग्रीक मैथोलॉजी में अगर आप देखेंगे, ग्रीक वर्ड में ओड का मतलब क्या होता है, तो आपको ओड का मतलब ग्रीक वर्ड में मिलेगा कि ओड का मतलब एक ऐसा सॉन्ग, ऐसा पोएम जिसको हम लोग डांस करते करते गा सकें, उसको ओड कहते हैं। बट ब्रिटेन में देखेंगे, इंग्लिश मैथोलॉजी में ओड एक ऐसा पोएम क्रिएशन होता है जो किसी एक एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हुए उसके गुडनेस को रिवील करे, वो ओड कहलाता है। तो ये सॉलिट्यूड को ओड कर रहा है, अकेलापन, तन्हाई को ओड कर रहा है। ये अच्छा है उस आदमी की जिंदगी जो अपने सरजमी पे मरे, सरजमी पे जिए, जो सरजमी उसे सब कुछ देता है। आदमी का अट्रैक्शन कहाँ होता है? अपनी जन्मभूमि पे, अपनी मातृभूमि पे, वहां पे। तो ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है। Alexander Pope was one of the greatest satirical 18th century poet. He was also an critics, but it is not remembered what the terrified satirical storms when then. His poetry based on expressions was the rape of the law. अब just हमने बोला ना, rape of the law. That is the Deccan that is paid laws to. They are the famous for the work. Essay on the Critandus, essay on the man. आप देखिए यहाँ पे क्रिटिक लिखा हुआ है। क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर लांछन करना। तो क्रिटिक करता था वो, किसी चीज के ऊपर वो सटायरिकल वर्ड्स करता था। सटायर होता है कटाक्ष करना। तो कटाक्ष वाले स्टोरीज, पोएम्स वगैरह ये अलेक्जेंडर पोप लिखा करता था। उसी का एक पोएम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। आइए इस पोएम को हम लोग देखते हैं। कहता है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। आप देखिए यहाँ पे विश, हुज, WW टॉस किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन, ये एलिट्रेट किया गया ना, तो एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन कहेंगे। कहता है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ऑफ फ्यू पैरेंटल केयर्स बाउंड। तो वो आदमी, द मैन हुज विश एंड केयर, वो आदमी जो विश करता है और विश के प्रति केयरफुल रहता है। A few parental acres bound and content to breathe in the native air. वो आदमी खुश है जो आदमी अपने सरजमी पे है, अपने देश में है, वो देश जो उसको लगभग सब कुछ दे सकती है, तो वो खुश है। जो पेरेंटल केयर को फील कर सकता है, जो अपनी मातृभूमि, जो अपनी विरासत में मिला है, एरिज है जिस चीज का, उसको जो वो रिलीफ किया है, तो वो बेटर है। अ फ्यू पैरेंटल एक्र्स बाउंड, जो अपने सरजमी के भूमि से, अपने एसेट से जुड़ा हुआ है। एंड कंटेन्ड ब्रीथ इन हिज नेटिव एयर, और जो सांस लेता है अपनी जन्मभूमि पे, अपने नेटिव एयर में। अपने एयर का मतलब हुआ हवा, नेटिव मतलब जहां पे उसने जन्म लिया वहां की हवा को नेटिव एयर कहेंगे। ये इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोल। नेटिव एयर हाइपरबोल है। They are contained the breath in his native air, in his own ground, अपनी धरती पे, अपने नेटिव एयर में जो सांस लेता है वो खुश है। If you go to London, अगर आप लंदन जाते हैं, और go to Spain or America and you breathe the English air, you won't be happy. आप
आप अपने भारत से दूर चले जाएं, आप यू विल अर्न अ लॉट, आपको एक अच्छा पैकेज मिले, एंड यू विल ब्रीथ इन इंग्लिश एयर, अगर आप अंग्रेज की धरती पे सांस लेते हैं, यू वॉन्ट फील सच मच कंफर्टेबल एज यू विल कंफर्टेबल एट योर नेटिव विलेज। जितना आप नेटिव विलेज में खुल के सांस लेंगे, तसल्ली का चैन का सांस लेंगे, उतना आप दूसरे के सरजमी पे नहीं ले सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप कहता है कि ये इट इज नॉट पॉसिबल, हु इज हैप्पी हु इज ब्रीथ इन द नेटिव लैंड, हु इज हर्ड विथ मिल्क, हु इज फिल्ड विथ ब्रेड, whose flock supplies him the tire। कहता है वो जमीन जहां पे उसके हर्ड, उसके मवेशी उसे दूध प्रदान करता है, मिल्क देता है, वो धरती, वो खेत जो उसे अनाज देता है, ब्रेड देता है, वो फ्लॉक, वो सीप जो उसको पहनने के लिए कपड़े देते हैं, whose trees and summer yield the shade, उसकी गाछ वृक्ष जो आपको गर्मी में छाया पहुंचाती है, and winter fire blessed, और गर्मी में आग से तापती है, वो जगह जो आपको हर चीज अच्छा प्रदान करती है। यू विल हैप्पी लिविंग देयर, वहां रह के आपको खुशी मिलेगी। एक पोएट था जिसका नाम था रूपर्ट ब्रूक, वो ब्रिटेन से था, तो उसकी मातृभूमि ब्रिटेन थी। तो उसने बोला था कि ब्रिटिश एयर विल गिव मी द कंफर्टेबिलिटी, द इंग्लिश कॉर्नर आई विल फाइंड देयर, whose ways give me the way to walk, whose flower give me the flower to love, whose breathe, whose air give me to breathe। जिस तरह से वो अपने ब्रिटेन के लिए बोल रहा है, उसी तरह ये भी अपने कंट्री के बोल रहा है, और सभी लोगों की कंट्री के लिए बोल रहा है कि पर्सन हु आर वेरी हैप्पी, वो आदमी बहुत खुश है, वो ब्रीथ इन द ऑन एयर, जो अपनी सरजमी पे सांस लेता है, वो ग्राउंड, वो धरती जिसके की हर्ड, जिसके की भेड़ों के झुंड को हर्ड कहते हैं, मवेशियों के झुंड को हर्ड कहते हैं, जो उसको पीने के लिए अच्छा मिल्क प्रदान करती है, whose fields with this bread, जहाँ की धरती उसे रोटी देती है, अनाज देता है, ग्रेन देता है, whose flock supply his the attire, attire मतलब तो कपड़े, वस्त्र, पोशाक, attire, whose flock supply in the attire, जिसके रेशम या फिर जिसके भेड़ उन्हें पहनने के लिए स्वेटर्स, गमछे, कपड़े और ये सारा चीज देती है, whose tree summers yield shades and the winter fire blessed, और जिसके की ट्रीज उन्हें ठंडे छांव देते हैं गर्मी में, आग में तापने के लिए आग का धूप देती है, provides every goodness of the world's ten, जो कि सब अच्छाइयां प्रदान करती है अपने रहते हुए। It's better to breathe in such of the field is on ground, तो अपनी धरती पे सांस लेना बेहतरीन कहलाएगा। Who can unconcernedly find, unconcerned, concern मतलब होता है चिंता, concern मतलब चिंता, unconcerned बेफिक्र, unconcernedly बेफिक्रता पूर्वक find पाता है hour, day and year, जब आप अपने देश में हैं तो आप निश्चिंती से दिन, समय, साल, महीने को काटेंगे। तो they will concern, वो काटता है hour, days, year without any concern, बिना किसी चिंता का। तो whose can unconcernedly find the hour, day and year, sight, soft way and health of body, शरीर का स्वास्थ्य, बेहतरीन स्वास्थ्य, and the peace of mind, मन की शांति, and quiet by day, और दिन का आराम, चैन, सुकून, and all unconcerned day find, और बिना चिंता का निश्चिंती वाला सारा दिन, our days and years, सारा साल, सारा महीना, सारे घंटे, you can find in the own country, ये आपको अपने देश में मिल सकता है। So those who are defined at loss, वो आदमी काफी खुश है, वो lives in the own native blind land, जो अपनी धरती पे है, and breathe in the native air, और अपने जगह पे सांस लेता है। Dot और own solitudes, यह अकेलेपन का ओड है। You breathe in the fine fantastic air in ode। लास्ट टू स्टैंजा देखिए, साउंड स्लीप्स बाय नाइट, आराम से सांस लेके आप रात में मीठी मीठी नींद को, चैन को सोएंगे। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स, शांति और आराम आपको एक साथ मिलेगा। मिक्स्ड मतलब होता है मिला हुआ, स्टडी मतलब होता है शांति, ईज मतलब इजी होता है। तो यहाँ देखिए एलिट्रेशन एस एस, साउंड स्लीप, उसके बाद यहाँ देखिए ए ए, ये दो जगह पे ये एलिट्रेशन है, ए एल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन, दिस कॉल्ड द एलिट्रेशन, साउंड स्लीप। साउंड स्लीप बाय नाइट, आराम की चैन का, शांति का सांस रात में। एंड स्टडी केज ऑल टुगेदर मिक्स विद, और इसमें मिक्स क्या किया हुआ है, आराम और चैन। The sweet recreation and the innocence with most of the dust pleases with this meditation। जब आराम से आप मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स मुद्रा में आप ध्यान करेंगे, you will have the mental peace and the sweet recreation, आपको sweet recreation मिलेगा। recreation का मतलब मनोरंजन होता है,
तो मीठा मनोरंजन, मेडिटेशन सब कुछ आपको मिलेगा एट योर नेटिव लैंड में। When you are at solitude, जब अकेले हैं, तन्हाई में हैं, but you are at your native land, लेकिन आप अपने नगरी में हैं, you breathe in that the beautiful air, जब आप उसको सांस लेते हैं, you will enjoy the sound sleep at night, तो आप रात में आराम की नींद सोएंगे। Study and ease all together mix, आपको मिक्स मिलेगा शांति और आराम। Sweet recreation and innocence, और आराम का recreation यानी कि आपका मनोरंजन, and that most of the place without the meditation with meditation, और you does the please do the meditation, आप इस तरह से आराम से रिलैक्स मुद्रा में बैठें, you will find everything। Thus let me live unseen or die, इसलिए कहता है ए लोगों, ए फरिश्तों, ए परिंदों, मुझे अपनी मातृभूमि में मरने दो, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ दफनाया जाएगा। एक पोएम में एक पोएट ने बोला था If I die, should only think I have gone to the foreign field। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए तुम बस इतना ही सोचना कि मैं एक ऐसे जगह पे चला गया which forever is the Britain London for me, जो सब दिन मेरे लिए ब्रिटेन है। इसी तरह से ये कह रहा है thus let me live unseen unknown and thus unlamented let me die, इसलिए बिना दुख पूर्वक आराम से चैन से मुझे मरने दो। लेमेंट मतलब होता है दुखड़ा रोना, अनलेमेंट मतलब होता है दुखड़ा नहीं रोना, खुशी खुशी। तो क्या बोलता है लेट मी अनलेमेंटेड लेट मी डाई, मुझे मरने दो। किस तरह मरने दो? खुशी खुशी, बिना किसी गम के। कहाँ पे? मेरी मातृभूमि पे। कहाँ मुझे गाड़ा जाए? तो लंदन की सरजमी के कब्र पे, द ब्रिटिश कब्र यानी कि द ब्रिटिश ग्रेव लैंड, वहां मुझे गाड़ा जाए। ये देखें लाई लिखा हुआ है ना, LI लाई। लाई मतलब होता है टू बी बरीड इन द ग्राउंड इन द क्रिश्चियन कब्र, उसको लाई कहते हैं। और ये डाई मतलब होता है मरना, इसको हम लोग बोलते हैं राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पर AABB राइमिंग स्कीम आपको दिख रहा है ना। विद इन द मेडिटेशन से यहाँ पे लिया स्टोन, तो लेट मी लाइव अनसीन अननोन दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और बिना दुख का बिना गम का मुझे मर जाने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, इस दुनिया से चुरा लो, इस दुनिया से हटा लो, उठा लो। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, कोई पत्थर कोई रॉक मुझे यह ना बताए कि मुझे कहाँ दफनाया जाएगा। बट आई वॉन्टेड टू बी बरीड इनसाइड इन माई नेटिव लैंड अंडर द इंग्लिश स्काई, और मैं कहाँ मरना चाहता हूँ, कहाँ दफनाना चाहता हूँ? इंग्लिश हेवन के अंदर में, लंदन की धरती पे, लंदन के स्वर्ग के नीचे। हम लोग भारत के हैं तो हम लोग भारत देश को महान बोलेंगे ना। तो जो ब्रिटेन का है तो क्या बोलेगा? ब्रिटेन महान है, वो अपनी मातृभूमि को क्या बोले? ब्रिटिश को बोलेगा ना। हर आदमी के लिए अपना मातृभूमि प्यारा होता है, अच्छा होता है, वहां पे उसको दिल का सुकून चैन शांति मिलती है। अलेक्जेंडर पोप ब्रिटेन का, तो उसको ब्रिटिश एयर अच्छा लगेगा ना। दैट्स व्हाई सेड इमोशनल ओड है इमोशनल है, आपको लिखना पड़ेगा दिस इमोशनल ओड क्रिएटेड बाय द क्रिटिक पोएट विलियम अलेक्जेंडर पोप के तरफ। ठीक है, चलिए आप इसमें कुछ वर्ड पावर देख लीजिए फ्रेंड। पेरेंटल, आप लोग जानते हैं पैतृक संबंधित पिता का पेरेंटल हो गया। कंटेन मतलब होता है सेटिस्फाइड, कंटेन मतलब सेटिस्फैक्शन हो गया। नेटिव एयर मतलब होता है अपने जहान का हवा, अपनी धरती की हवा। हर्ड मतलब होता है कैटल, और अटायर मतलब तो क्लोथ ड्रेस को अटायर कहते हैं। और रिक्रिएशन मतलब आप लोग जानते हैं एंटरटेनमेंट करते हैं। आइए क्वेश्चन आंसर कर लें। इसमें 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस को हम लोग आराम से देख लें। पहला क्वेश्चन कहता है द पोएट थिंक दैट whose are the contained with that we have the happy man, do you agree? कहता पोएट को मानना है वो लोग बहुत कंटेन हैं, what they have are the happy man, वो लोग संतुष्ट पर्सन है जो कि अपने नेटिव लैंड में फ्री ब्रीथ लेते हैं, एकांतवासी हैं। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? गिव रीजन दीजिए। तो हम इस चीज का रीजन आपको देंगे कि यस आई एम वेरी मच agree with the statement made by Alexander Pope. Happy those are who are dying in the personal land. Happy those are who is breathing in this on land, on air. Because as far as the monotonous concern, as far as the longevity concerns, we could not find the effects of it. But as far as the mental peace concerns, it could be found at the native land only. So I am very much satisfied and resemble with the reason, but poet has given the person who is happy, who is breathe on the
in on the English on land and the world country here. Question number 2, what does the speaker mean by together mix sweet creation can be the things mixed with? Have you ever tried to do so? कह रहा है आपको क्या लगता है ये सब चीज क्या है? ये टुगेदर मिक्स्ड बता रहा है, स्वीट रिक्रिएशन बता रहा है, या फिर कैन बी द थिंग्स द मिक्स, क्या ये सब चीज मिक्स हो सकता है? आपको मैंने क्या बोला? हाइपरबोल, HYPERBOLE। हाइपरबोल एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा थीम है जो पोएट पोएम में यूज करता है आपको दिखाने के लिए ये हो सकता है, जो नहीं हो सकता है। आप देखिए, आप सैंड में, बालों में मिट्टी को मिला सकते हैं, उसको मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। लेकिन कहेंगे इसमें दुख और गम, खुशी और गम मिला हुआ है, तो ये मिलाना, ये मिक्सचर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो रियल मिक्सचर नहीं है, वो हाइपोथेटिकल मिक्सचर है, इसीलिए हाइपरबोल बोली। तो आपको लिखना पड़ेगा, तो पोएट वांटेड टू ट्राई टू क्रिएट द हाइपरबोल एंड टू कल्केट हिज आइडिया द वर्ल्ड इज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। It is hypothetically created. It is not possible for the individual abstract noun to be mixed. But for the sentimental recreations concerns, the word hyperbole used to mix unseen the things. So it is physically not possible. But as for the emotionally concerns, can be used the hyperbole and can be mixed with. दूसरा नंबर एंड फाइनल अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन का नंबर मिट गया है। Why does the poet wanted to live and die satisfied for the world? How many you have died to so and why? क्यों जो राइटर है वो मरना चाहता है सेटिस्फैक्शन के साथ में इस दुनिया में, और लीव करना चाहता है, चैन से जीना चैन से मरना चाहता है, कहाँ पे? अपने लैटिन लैंड में। क्यों? देखिए, पोएट कहता है the world is very beautiful to live in and life is so beautiful. जिंदगी बहुत मीठा है और संसार बहुत अच्छा जगह है रहने के लिए। सो ही वॉन्टेड टू फुलफिल हर डिजायर। डिजायर को आप लोग क्या करते हैं? इलेजन। इलेजन मतलब खुशी, इलेजन याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है, शेक्सपियर यूज करता था इलेजन। इट इज द पोएट्स हर्ट इलेजन दैट ही वांटेड टू लिव इन द वर्ल्ड which is worth living, and which he wanted to die with the satisfaction on the land where he has taken birth in. And final question, is the title of the poem justified? क्या ये पोएम का टाइटल जस्टिफाइड है? देखिए, है तो जस्टिफाइड, लेकिन आप अगर हमारे दिल से पूछेंगे तो यहाँ पर ओड ऑन सॉलिट्यूड है, मानी अकेलापन के ऊपर गान। लेकिन पोएम को पढ़ के ऐसा दिखता नहीं है कि कोई अकेलापन के ऊपर उसने प्रेशर डाला है। ये कह रहा है कि जस्टिफाई कीजिए कि क्या जो पोएम का टाइटल दिया गया है ओड टू सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में अकेलापन होता है, क्या ये जस्टिफाई सही टाइटल है? अब देखिए, जॉन केट्स ने लिखा था ओड टू नाइटिंगेल, तो उसमें नाइटिंगेल के विषय में पूरा खींच के लिखा है। ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी जॉन केट्स ने लिखा था, उसके ऊपर उसने वेस्ट विंड का पूरा स्ट्रक्चर डाला था। लेकिन ओड टू सॉलिट्यूड में अलेक्जेंडर पोप ने अकेलापन, तन्हाई को बहुत स्ट्रेस नहीं किया है। इसलिए अगर हमसे पर्सनली पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट वेरी मच satisfactory title of the poem Ode to Solitude because the word solitude had not been defined and detected here. The goodness of the solitude versions have been given. लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है the title of Ode to Solitude is very much satisfactory and agreed matchable because the poet has sketched the idea to be solitude and alone on the world. Give the suggestion for other title. अगर आप satisfied नहीं हैं तो दूसरा टाइटल बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम दूसरा टाइटल बताएंगे, हमको तो ओड टू सॉलिट्यूड लग ही नहीं रहा है, इसको होना चाहिए, हमको लगता है इसका मतलब होना चाहिए ओड टू द नेटिव लैंड। इसका मतलब चूंकि जितना चीज लिखा है ना सब नेटिव लैंड क्रिएशन से लिखा है, इसलिए हम तो इसको बोलेंगे ओड टू नेटिव लैंड होना चाहिए। आपको बोल रहा है कि क्या आपको लगता है टाइटल सही है? अगर नहीं है टाइटल सही तो आप बताइए कि आपके सेशन में क्या टाइटल सही है। लेकिन आपको अपना वर्जन नहीं देना, आपको लिखना ठीक ठाक है, अच्छा है, ओड टू सॉलिट्यूड सही लिखा अलेक्जेंडर पोप ने। कि अलेक्जेंडर पोप को चैलेंज करना अभी हम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ओड टू सॉलिट्यूड ये नहीं होगा, ओड टू द नेटिव लैंड होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं इस पोएम को तो ओड टू नेटिव लैंड। ओके दैट फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू राउंड अप क्लास फॉर टुडे। We'll meet in the next video with the next poem. Until then, goodbye. Have a nice day. Bye.